अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। लास्ट हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे एमडी कार्ड के बारे में, सेकंड यूनिट हमने डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड यूनिट ऑफ बायोलॉजी। थर्ड यूनिट क्या है हमारे पास? जो यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो द यूनिट नंबर 3 ठीक है, आज हमारे पास B3 का दिस इज़ L1, ठीक है, पहला लेक्चर है B3 का। और B3 में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है इसके अंदर? B3 के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं इसके अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 पे एक तो है जी न्यूक्लिक एसिड, ठीक, और दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है इसके अंदर दैट इज़ एंजाइम्स, ठीक। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमने इसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट वन इज दैट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड? बिकॉज न्यूक्लिक इसलिए क्योंकि इसकी डिस्कवरी न्यूक्लियस से है, राइट। और एसिड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर की वजह से इसको एसिड का नाम दिया जाता है। अब अगर आप इसको डिफाइन करते हैं, सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? यू नो दैट इट्स बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है, आपको आइडिया इस चीज़ का, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इसको नाम दे रहे हैं हम। अब इसको थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अगर आप ये पूछा जाए, आपको पता है कि एफ मिशर ने इसको डिस्कवर किया था। एफ मिशर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी, न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डैश। ऑप्शन है आपके पास पल्सेल्स, ऑप्शन बी है आपके पास फिश स्पर्म सेल्स, ठीक है जी, फिश स्पर्म सेल्स। ऑप्शन सी है आपके पास डेड सेल्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास A+B। इसमें क्या आंसर बन सकता है हमारा? यस एग्जैक्टली, आपने पढ़ा हो इसको। सो ये हमारे पास ए और बी, यानी पल्स सेल से और फिश के स्पर्म सेल से डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्कवरी है इसकी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा इसकी डिस्कवरी। इस चैप्टर 4 में 2 में अगर आप देखें, चैप्टर 2 के अंदर, तो आपको पता है कि इसमें वर्ड लिखा हुआ है पस सेल्स। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर का चैप्टर देखें डीएनए का, इसमें आपने डीएनए के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो पस सेल्स थे इसके अलावा फिश के स्पर्म सेल से भी ये चीज़ डिस्कवर्ड है, राइट। तो ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर डिस्कवरी में हम मेंशन करेंगे। और किसने डिस्कवर किया था? दैट इज़ एफ मिशर ने इसको डिस्कवर किया था 1869 में। और कहाँ से किया था वो भी हम डिस्कस किया है, दैट इज़ फ्रॉम, ठीक है जी, पस सेल्स। एंड द सेकेंड वन इज फिश स्पर्म से, राइट, फिश स्पर्म्स। तो ये आपको आइडिया कि दो चीज़ें इसके अंदर डिस्कवरी को हम मेंशन कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखिएगा तो आपको पता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज DNA एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज RNA, ठीक है। अब यहाँ पर MCQs बन सकते हैं इसके अंदर कि DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसके अलावा RNA कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यू कैन इमेजिन दैट कि DNA की जो डिस्कवरी है वो कहाँ से है, ठीक। तो इसकी प्रेजेंस भी कहाँ कहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अगर पूछा है कि जी DNA इज़ फाउंड इन, तो आपको पता है किस किस में ये चीज़ें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज दैट फाउंड इन क्रोमोसोम्स, और यू कैन से न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है आपके पास दैट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर इसमें बन रहा है?
यस एग्जैक्टली दैट इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपको पता है इसमें सारी चीज़ों के अंदर जो है वो डीएनए इंडिविजुअली तौर पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डीएनए की प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए इज फाउंड इन डैश, ऑप्शन ए इज दैट फाउंड इन द न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट फाउंड इन द राइबोसोम्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास इज दैट फाउंड इन साइटोसोल, या अगेन ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या आंसर बन रहा है? यस अगेन द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो ये आपने देखा इसमें सभी चीज़ों के अंदर आरएनए की प्रेजेंस पाई जा रही है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है कि डीएनए को हम क्या बोलते हैं? हमारा डीएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। अब अगर देखिए इसमें मेन जो चीज़ है वो याद रखिएगा, वो इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? सो कंपोनेंट्स आपने पढ़ी, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज अ पेंटोज शुगर, अ 5 कार्बन शुगर, इट्स अ 5 कार्बन शुगर। और अगर आप देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि डीएनए में 5 कार्बन शुगर कौन सा है, तो आपको पता है डीएनए के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज का वर्ड यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आरएनए, ठीक, तो इसका नाम क्या हो रहा? दैट इज ओनली राइबोज का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है राइबोज क्या चीज़ है? राइबोज इज़ अ 5 कार्बन शुगर। अगर आप 5 कार्बन शुगर देखते हैं तो आपने पढ़ा, अब अभी पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो ये है हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर, ठीक। आपको पता है यहाँ पर भी हमारे पास एज है, यहाँ पर भी एज, हम एज को मेंशन कर रहे होते हैं। इधर OH, ठीक है, OH, यहाँ पर भी OH, और इधर आपको आइडिया होगा दैट इज CH2OH मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर तो ये चीज़ है तो आपको पता है इट इज़ कॉल्ड एज राइबोज। राइबोज मीन इट्स अ 5 कार्बन शुगर है, सही। लेकिन अगर आप डीएनए की बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द डीएनए, ठीक है, तो आपको पता है देयर इज व्हाट? डीऑक्सी है। डी मीन रिमूव होना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। कहाँ से रिमूव हो रही है? वाला राइबोज से। तो याद है कि डीएनए के अंदर ये चीज़ यहाँ से रिमूव होती है, किस चीज़ से? वाला कौन सी कार्बन से? आपको आइडिया, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। तो यहाँ से आपने देखा ऑक्सीजन रिमूव हुई। चूँकि ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए इसको नाम दिया जा रहा है डीऑक्सी राइबोज का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला इसका कंपोनेंट है। दूसरा अगर आप उसका कंपोनेंट देखिएगा तो दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास इसके अंदर। अब नाइट्रोजनस बेस भी आपको आइडिया है कि 2 तरह की होती हैं। एक तो कहते हैं जी प्यूरीन, और एक को नाम देते हैं पायरिमिडीन्स, ठीक है जी, पायरिमिडीन्स का नाम देते हैं, ठीक। सो प्यूरीन और पायरिमिडीन्स का नाम देते हैं इसको। अब ये जो प्यूरिन्स हैं फर्दर आपको पता है इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। ये फर्दर 2 तरह से हैं, ठीक है। इसको आप सिंपली गैप के नाम से याद रख सकते हैं, GAP गैप। इसमें P जो है दैट इज़ फॉर प्यूरिन, और G फॉर व्हाट? दैट इज़ फॉर गवानीन, एंड A फॉर व्हाट? दैट इज़ एडिनिन। और आपको पता है G को हम, गवानीन को G से रिप्रेजेंट करते हैं और एडिनिन को A से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। अच्छा जी, पायरिमिडीन अगर आप देखें तो इसके में भी आपको 3 जो है वो इसकी टाइप्स आपको मिलती है, ठीक है। PTC आप U इसको याद रख सकते हैं, PTCU, P फॉर पायरिमिडीन, और T फॉर व्हाट? T फॉर थायमीन, एंड C फॉर साइटोसिन, और U फॉर व्हाट? एग्जैक्टली दैट इज यूरासिल आ जाते हैं, ठीक है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आपसे पूछा है विच वन इज अ डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, तो आपको पता है जो डबल रिंग्ड है दैट इज प्यूरिन,
ठीक है सर, डबल ये रिंग की फॉर्म में, आपको आइडिया है कि ये सर डबल रिंग की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। और पायरिमिडीन क्या है, व्हिच वन इज अ सिंगल लिंक्ड, डेफिनेटली दिस वन इज द सिंगल लिंक्ड आईडी, पायरिमिडीन इसको नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि साइटोसिन इज अ डैश रिंग स्ट्रक्चर, साइटोसिन इज अ डैश रिंग स्ट्रक्चर, तो कौन सी रिंग है, इज दैट अ सिंगल रिंग और डबल रिंग, तो अगेन आपने देखा साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन, और ये सिंगल लिंक्ड आ जाती है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास सिंगल लिंक्ड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ रही होती है। तो कोई भी आपसे विच वन इज अ डबल लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑप्शन अगर आप पूछी जाती है तो ऑप्शन में आती है ऑप्शन ए यूरासिल, ऑप्शन सी बी में आता है साइटोसिन, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी एडेनिन। तो विच वन इज अ डबल लिंक्ड, तो डेफिनेटली इट इज एडेनिन। तो ये आपने अच्छी तरह इसको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। इनकी रिंग स्ट्रक्चर भी आपने अच्छी तरह याद करनी जो कि सेकेंड ईयर में दी हुई है। तो ये नाइट्रोजनस बेस हम इसको कैटेगराइज करें। एक और जो आपको आइडिया है कि एमसीक्यू इसमें से बनता है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज दिस इज वन, दिस इज ओनली फाउंड इन व्हाट, ओनली इन, दैट इज आर एन और ए, राइट। यूरासिल आपको पता है कि ओनली फाउंड इन आरएनए, ये आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में ये नहीं होता, ठीक है। तो आपको आइडिया है कि ये यूरासिल जो है दिस इज इन द प्लेस ऑफ, दिस इज प्रेजेंट इन द आरएनए, आरएनए में सिर्फ पाया जाता है, डीएनए में ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है दैट इज नोन एज H3PO4, ठीक है, H3PO4। सो तीन कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर ये इसको आपको क्या बनाने वाला, दीज आर द कंपोनेंट्स। और आपको एक और चीज़ का आइडिया होगा ये मिलकर क्या बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, एक वर्ड है न्यूक्लियोटाइड और एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। दोनों चीज़ें आपने देखी, इसमें दो चीज़ें हैं और वो दो चीज़ें क्या है बोला आपको पता है। इसमें एक तो आता है जी 5 कार्बन शुगर, ठीक है जी, 5 कार्बन शुगर, और दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है दैट इज नाइट्रोजनस, ठीक है जी, बेस। इसमें तीनों चीज़ें ही हैं। इसमें आता है जी 5 कार्बन शुगर, नंबर 1, नंबर 2 पे आता है जी नाइट्रोजनस बेस, और नंबर 3 पे इसमें जो चीज़ है दैट इज ऑब्वियसली H3PO4, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रहा है, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें वर्ड क्या आ रहा है बोला, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। साइड में दो चीज़ें हैं लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, इज दैट ओके। तो ये इसमें हमारे पास तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और आपको पता है इसकी अगर आप अरेंजमेंट देखते हैं तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली ये आप देख रहे हैं जी कहाँ कहाँ अटैच है ये, अगेन इट्स अ 5 कार्बन शुगर, और अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सी कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और यहाँ पर क्या अटैच है, व्हाट इज़ दैट, CH2OH, सही। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 5, डेफिनेटली इट इज़ अ राइबोज, ठीक है जी, इट इज़ अ राइबोज। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं और अगर अगेन डीएनए की बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 1 है, याद रखिए कि यहाँ पर कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस इस तरह के ना अटैच होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस, कोई भी हो सकती है, इट कैन बी प्यूरीन और इट कैन बी पायरिमिडीन्स, ठीक है। और ये जो कार्बन नंबर 5 है इसके ऊपर ये क्या अटैच है, व्हाट इज दैट, अगेन दिस इज फास्फेट ग्रुप, ठीक। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं इसके अंदर जिसको न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जा रहा है। अभी मैंने आपसे कहा अगर आप इस दो चीज़ों की बात करेंगे, इन दो चीज़ों की, यानी नाइट्रोजनस बेस और राइबोज, सो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड, ये साइड है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर आप इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा वो देखिए क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू विच कार्बन ऑफ द राइबोज, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन पर अटैच है वाला, दैट इज कार्बन नंबर 1, राइट। और फास्फेट ग्रुप इज अटैच टू विच कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच। तो ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि आपने इसी तरह इसको मेमोराइज करनी है, इज दैट ओके। तो ये मैंने देखा ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स में आ जाते हैं
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की। अब हम इसकी टाइप डिस्क्राइब करते हैं। टाइप अभी मैंने आपको कहा इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए। तो डीएनए को डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। डीएनए और डीएनए अभी आपने पढ़ा, इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, क्रोमोसोम में है, न्यूक्लियस के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो सबसे पहली टाइप अगर आप देखें, दैट इज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ नोन एज डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, डी का मतलब भी मैंने बताया रिमूव होना, ऑक्सी ऑक्सीजन सा, कहाँ से रिमूव हो रहा है, राइबोज से। और ये टाइप किसकी है बड़ा, न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे अभी हमने, और इसकी ये दो टाइप्स पढ़ रहे, ठीक, इसलिए एंड पे लिखा आ रहा है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, डीएनए जो है ये क्या चीज़ है, अभी हम बात कर रहे थे डीएनए के बारे में। सो व्हाट इज द डीएनए? सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डैश, ऑप्शन ए है आपके पास, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन सी आपके पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। जी, इसमें से क्या आंसर बनेगा? तो चूंकि अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, इसलिए देखा ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो आंसर इज, सो आंसर इज सी, चार्ली है, ठीक है। सो व्हाट इज द डीएनए? इट्स अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी, ठीक है जी, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड ही, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि है ये न्यूक्लियोटाइड ही, लेकिन कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड है? ऐसा ये न्यूक्लियोटाइड है जिसके राइबोज में से क्या चीज़ रिमूव हो गया, बोला ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वही चीज़ें। नाइट्रोजनस बेसिस है, नंबर 1 पे हम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, नंबर 1। नंबर 2 पे आ रहा है डीऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट। नंबर 3 पे जो चीज़ है दैट इज नोन एज डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और नंबर 4 पे आ रहा है डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। सो ये 4 चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है, वही कंपोनेंट्स ही हैं। अगर एक फास्फेट है तो आप देखो मोनोफॉस्फेट लिखा हुआ है, अगर दो फास्फेट है तो फिर ये डाई फास्फेट बन जाएंगे, अगर 3 फास्फेट है तो फिर ट्राईफास्फेट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। और डी क्यों लिखा मैंने साथ, डेफिनेटली इसीलिए लिखा क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव्ड है, इसमें से ऑक्सीजन चूँकि रिमूव्ड है इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है डीऑक्सी, ठीक। तो ये हमारे पास डीएनए मेन चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ भी लिख लीजिएगा इसके अंदर, इनको हम इंफॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल्स का भी नाम दिया जाता है, राइट। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं डीएनए की कैटेगरी के अंदर, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, और डीएनए हमारे पास मेन चीज़ है, और इसमें कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया। फिर आपको पता है एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, साइंटिस्ट था अरविंद चारगिफ, ठीक है, अरविंद चारगिफ। उसने एक चीज़ आपको आइडिया है कि उसने कहा था कि जितनी प्यूरिन्स होती हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पायरिमिडीन्स, ठीक है। ये प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, क्या मतलब हुआ? प्यूरिन कौन कौन सी थी अभी हमने पढ़ा, दैट इज ए और जी, एडिनिन और ग्वानिन। इसने कहा जितनी एडिनिन होंगी
ठीक है, याद रखिए उतनी इसके सामने जो है वो थायमिन होगी, ठीक है, और जितनी गवानिन होगी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, साइटोसिन। सो इसने कहा कि देयर इज़ एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक, यानी जितनी एडेनिन और गवानिन होगी उतनी थायमिन और साइटोसिन होगी। यूँ कह रहे हैं जितनी एडेनिन उतनी थायमिन, जितनी गवानिन उतनी साइटोसिन। आपकी बुक में एक वो जो टेबल दिया हुआ है इन बेसिस की वैल्यूज़ का, उसको आपने अच्छी तरह याद रखना है, उसमें से एमसीक्यूज बन के आते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ जो बुक में एक टेबल दिया हुआ है उसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, तो मेमोराइज़ करना है उसको। और फिर इसमें 3 टेबल दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों टेबल्स को आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है उसको, वो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास चीज़ें हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इफ़ द amount of adenine is 40% suppose, then amount of guanine will be dash। ऑप्शन ए है आपके पास, अच्छा जी 40%, ऑप्शन बी है आपके पास 20%, ऑप्शन सी है आपके पास 10% और ऑप्शन डी है आपके पास 30%। ये क्या ख्याल है आपके इसमें कि अगर एडेनिन 40% है तो गवानिन कितने परसेंट हो गया इसके अंदर? तो अब देख लें इसमें से, अगर आप देख लें तो आइडिया लगाने पे क्या पूछा गया है, एडेनिन कितना है, एडेनिन है 40%, ठीक है, एडेनिन। अगर एडेनिन 40% है तो थायमिन भी कितना होगा, एग्जैक्टली थायमीन भी हो जाएगा दैट इज 40%, ठीक। अब बाकी कितना बच गया वाला 100 में से 20%, तो 10% ही हो जाएगा, गवानिन विल बी 10% और साइटोसिन भी कितना आ जाएगा वाला 10% आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हमारे पास बन रहा वाला, एग्जैक्टली 10% बन रहा होगा, ठीक है। तो 100% इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था इसलिए इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्लियर है। तो ये अरविंद चारगिम्स की फाइंडिंग्स थी। फिर आपको आइडिया है इसमें हम एक मॉडल डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है जी, वाटसन एंड क्रिक मॉडल है जो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, वाटसन एंड क्रिक। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंगली मेन पास्टुलेट्स तो वही हैं, ठीक है। अब पास्टुलेट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या क्या पास्टुलेट्स हैं इसमें। इसने कहा था वाटसन के आइडिया के 2 ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ये डीएनए को मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। आपको पता है इसमें जो अर्ली फाइंडिंग्स थी, ठीक है, वो फ्रैंकलिन की थी, ठीक है, फ्रैंकलिन। सो फ्रैंकलिन आपको पता है फ्रैंकलिन ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस एक्स-रेज डायफ्रैक्शन मेथड, ठीक है, एक्स-रेज डायफ्रैक्शन। तो अगर आपसे एमसीक्यू किया जाए कि एक्स-रेज डायफ्रैक्शन मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑब्वियसली वो क्या आ रहा है वाला, दैट इज फ्रैंकलिन, ठीक। और फिर आपको पता है इन्होंने मॉडल जो रिप्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंगली ये इस तरह का डीएनए है, ठीक। आपको पता है इसने कहा था, इन्होंने कहा था जी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक मॉडल है, डबल स्ट्रैंडेड इस तरह, ठीक। तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसके मेन पास्टुलेट्स क्या है, व्हाट आर द मेन पास्टुलेट्स? जो मेन पास्टुलेट्स हैं इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको पता है इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और दोनों आपस में क्या है, दीज आर एंटी पैरेलल, ठीक, एंटी पैरेलल होते हैं। और आपको पता है इसमें बेस पेयरिंग भी है, बेस पेयरिंग, और बेस पेयरिंग अभी हमने डिस्कस किया कि एडेनिन के सामने क्या आएगा, थायमीन, और गवानिन के सामने हमेशा क्या चीज़ आएगी बोला, साइटोसिन आएगी, ठीक है। ये इसके अंदर मेन पॉइंट्स है। यानी अगर आप सपोज कीजिएगा अगर यहाँ पर एडेनिन है तो सामने क्या आएगा, थायमीन, ठीक है। और आपको ये भी आइडिया इनके बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। अगर इधर गवानिन है तो सामने क्या आएगा वाला, साइटोसिन, और इनके बीच में इस तरह ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गवानिन आएगा, तो ये क्या है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है।
तो अच्छा, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल पड़े हुए हैं आप लोगों ने। अगर सपोज ये 3 प्राइम एंड है तो इसका जो दूसरा एंड होगा डेफिनेटली दैट विल बी 5 प्राइम। उसी तरह अगर आप देखें तो ये 5 प्राइम एंड, तो ये कौन सा हो जाएगा 3 प्राइम एंड। ठीक है, सो ये हमारे पास चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये क्वेश्चन किया है द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज, डायमीटर ऑफ डीएनए इज डैश नैनोमीटर। ऑप्शन ए आपके पास 0.34 नैनोमीटर, ऑप्शन बी आपके पास 3.4, ऑप्शन बी 2 नैनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास 4 नैनोमीटर। तो क्या इसका आंसर बनेगा जी? यस एग्जैक्टली जी, दैट इज 2 नैनोमीटर। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है क्वेश्चन के अंदर, वो इसका यूनिट है। ठीक है, यूनिट को आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि किस यूनिट में पूछा जा रहा है। वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है जी डायमीटर ऑफ द डीएनए इज डैश इन ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑंगस्ट्रॉम में भी पूछ सकता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना बन रहा है। सही, तो ये हमारे पास इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर आ रहा है वो है 2 नैनोमीटर आ रहा है। ठीक, फिर एक और चीज़ भी आपने पढ़ी, अगर दो नाइट्रोजनस बेसिस का डायमीटर पूछता है, सो व्हाट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। ठीक है, तो आपको ये भी आइडिया कितना होगा, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ठीक, और अगर आपसे पूरे एक टर्न का डायमीटर पूछ लेता है तो वो भी आपको पता है जी 3.4 नैनोमीटर इसका डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, एक और चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ। ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ डैश। ऑप्शन ये आपके पास ओनली राइबोज, और या फिर ऑप्शन बी आपके पास इट इज शुगर फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास नाइट्रोजनस। ठीक है जी, नाइट्रोजिनस बेसिस, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास और नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज। जी, इसका आंसर क्या बनेगा? यस एग्जैक्टली, सो आंसर क्या है? शुगर फास्फेट। यानी ये बैकबोन जो है, ये वाली, ये जो रेड वाली आपको नजर आ रही है, ये किस चीज़ से बनी हुई है? अब देखें ना, नाइट्रोजनस बेस तो इंटरनली आपको नजर आ रही, तो ये बैकबोन जिस चीज़ से बन रहा है दैट इज शुगर फास्फेट। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो शुगर है, दूसरा फास्फेट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपको एक और चीज़ का भी आइडिया है, द चार्ज ऑन द डीएनए इज, चार्ज ऑन द डीएनए इज डैश। ऑप्शन ए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज है, ऑप्शन सी आपके पास क्या ये न्यूट्रल है। ठीक है, या ऑप्शन सी आपके पास, चलिए जिसको बनाना भी लिख लेते इसको। तो क्या इसका आंसर है? यस, इट्स नेगेटिव चार्ज। आपको पता है नेगेटिव चार्ज किस वजह से आ रहा होता है? नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ द फास्फेट ग्रुप। ये अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है, दूसरे पहले वाले टॉपिक में। तो फास्फेट की वजह से याद रखिएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये था जी डीएनए के बारे में। और डीएनए में अगर आप देखें तो इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए इज स्टेन्ड बाय, डीएनए इज स्टेन्ड बाय डैश स्टेनिंग प्रोसेस, बाय डैश स्टेनिंग मेथड। ऑप्शन ए आपके पास फ्यूलगन स्टेनिंग, ऑप्शन बी आपके पास ग्राम स्टेनिंग, या फिर ऑप्शन डी आपके पास फेलिंग स्टेनिंग, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास क्रोम स्टेनिंग।
जी, तो इसमें क्या आंसर है? यस अगेन चैप्टर नंबर 6 अगर आप देखें तो जो बैक्टीरिया का चीज़ आपने पढ़ी है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, उसमें एक छोटा सा येलो बॉक्स दिया हुआ, उसके अंदर डिटेल दी हुई है कि डीएनए कैन बी स्टेन्ड बाय, दैट इज व्हाट, इट इज़ अ फ्यूलगन स्टेन, ठीक है। तो याद रखिए इसको फ्यूलगन स्टेन से इसको किया जाता है। और ये कौन सी डाई होगी? डेफिनेटली अगर ये एसिडिक है डीएनए तो ये आपने दो चीज़ें अच्छी तरह याद रखनी है। अगर ये एसिडिक है तो जो डाई होगी दैट इज़ बेसिक डाई, ताकि वो दोनों जो है आपस में रिएक्शन कर सकें, जिसकी वजह से वो स्टेनिंग प्रोसेस हो जाए, ठीक है। स्टेनिंग समझते हैं ना, जिससे मतलब स्टेन करके रंग कलर किया जाता है और फिर उससे आपको कलर्ड चीज़ें जो है वो नज़र आती है, ठीक। तो ये हमारे पास डीएनए है, जिसको टाइप 1 में हमने डिस्कस किया है न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, डीएनए के अकॉर्डिंगली। समझ आ गई आपको बात की? तो डीएनए के पास्टुलेट्स में से है। अच्छा, पास्टुलेट्स और भी हैं इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ भी आप देखिएगा इसमें, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हमारा, दिस इज कॉल्ड एज अ माइनर ग्रूव्स, माइनर ग्रूव्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज, ठीक है जी, मेजर ग्रूव्स का इसको नाम दिया जाता है, मेजर ग्रूव्स। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव के अकॉर्डिंगली, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि डीएनए की जो रैपिंग होती है वो किस प्रोटीन के इर्द गिर्द होती है, वो आपने पढ़ा हो, वो हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो याद रखिएगा अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, तो याद रखिए हिस्टोन प्रोटीन इन ग्रूव्स के अंदर होती है, ठीक है। सो इन ग्रूव्स के अंदर, यानी यूँ सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये प्रोटीन्स इस तरह पड़ी होती हैं, आपको पता है हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है वाला, दीज आर द प्रोटीन्स, यहाँ पर इस तरह का प्रोटीन्स पड़ी होती है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ये प्रोटीन्स पड़ी होती है, ओके, इस तरह। सो व्हाट आर दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर पड़ी होती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एमसीक्यूज है, ओके। एक और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको पता है कि पर टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, so question is number of nucleotides per turn। ऑप्शन है आपके पास 10, ऑप्शन बी आपके पास 20, ऑप्शन सी आपके पास 30, या फिर ऑप्शन डी आपके पास 40 है, ठीक। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो ये है नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न कितने हैं, ठीक है, बेस पेयर्स पर टर्न। तो क्या वो 10 हैं, ऑप्शन बी आपके पास 20 हैं, या अगेन आपके पास 30, या फिर डी है आपके पास 40 जी। अच्छा, ये चीज़ समझने वाली है, इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स देखें ना, एक टर्न ये है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो आपको पता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस तरह आप काउंट करते आएंगे, न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होगी जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो पूछता है बेस पेयर्स कितना है, तो बेस पेयर आप किसको कहते हैं वाला, जाहिर सी बात है बेस पेयर इन दो चीज़ों का नाम है, ठीक है, इन दो को कलेक्टिवली क्या बोला जा रहा है, बेस पेयर्स। तो बेस पेयर पे कितना, एक बेस पेयर, 2, 3, इस तरह काउंट करते चले जाएंगे, तो टोटल कितने हैं वो 10 है। अभी समझ आइए आपको बात। तो यहाँ पर 10 बेस पेयर्स है, ठीक है, 10 बेस पेयर्स, बेस पेयर यहाँ पे 10 है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स कितने वाला 20, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमने डीएनए को डिस्कस किया है, ठीक। तो फिलहाल अभी हमने डिस्कस किया है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड की पहली टाइप को, दैट इज नोन एज डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरएनए, और उसके साथ लिंक जो है कंपोनेंट इसका वो एंजाइम्स का होगा, दैट इज वो है B3 के अंदर, ठीक है, जो भी हमने बात की थी इसके अंदर। होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी, स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस कर लेंगे जब इसका टेस्ट होगा, ठीक है, और जब इसकी डिस्कशन आ जाएगी। इज़ दैट ओके? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़,
इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, अल्लाह हाफिज़।